स्टूडेंट्स चैप्टर 3 हमने पढ़ा था पार्लियामेंट में कैसे आपके लॉज बनते हैं, कैसे आपके लॉज पास होते हैं आगे। तो हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग लॉज, मींस लॉ को समझना, कानून को समझना। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये बताया गया है कि आप फैमिलियर होंगे कुछ लॉ से, जैसे कि किस एज में शादी होती है, किस एज में आप वोट दे सकते हैं, और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉ। तो हमें पता है कि पार्लियामेंट क्या होती है, इंचार्ज होती है लॉज बनाने के लिए। लॉज बनाने का काम पार्लियामेंट का होता है। तो इसमें पढ़ेंगे चैप्टर में क्या ये सभी पे अप्लाई होते हैं, कैसे एक लॉज बनते हैं और कैसे ये लागू होते हैं, और सिटीजन्स क्या करते हैं और क्या करना चाहिए। तो ये पढ़ेंगे हम यहाँ पर। डू लॉज अप्लाई टू ऑल, क्या जो कानून है वो सबके ऊपर लागू होते हैं, क्या वो सबके ऊपर बराबर हैं कानून, क्या सबके लिए कानून एक होता है। तो ये पढ़ेंगे हम यहाँ पर। रीड द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, आपको ये सिचुएशन दी गई है, आपको ये पढ़नी है और उसका आंसर देना है। A government official helps his son go into hiding because his son has been giving a 10-year jail sentence by district court for a crime that he has committed। ठीक है, तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, मीन गवर्नमेंट का एक कार्यकर्ता है जिसके बेटे को क्या क्या कुछ क्राइम कर दिया गया है, जिसने कि क्राइम कर दिया गया है और उसे 10 साल की सज़ा दे दी गई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, जो उसने क्राइम किया है। डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्शन वर राइट, तो क्या जो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने एक्शन किया है, जो स्टेप लिया है, क्या ये सही है। शुड हिज सन बी एक्सटेंड फ्रॉम द लॉ जस्ट बिकॉज हिज फादर इज़ इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली पावरफुल, क्या उसके बेटे को छोड़ दिया जाएगा सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो किसका बेटा है, गवर्नमेंट का, मीन्स जो गवर्नमेंट ऑफिशियल, ठीक है, सरकारी जो कार्यकर्ता है, उसका नौकर है, या फिर उसके पास बहुत सारा पैसा है, पॉलिटिकल पावर है, क्या सिर्फ इस वजह से उसको छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे द अबव इज़ अ क्लियर केस ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये जो ऊपर केस दिया गया है, इससे क्या है, कानून का बिल्कुल उल्लंघन, मीन्स अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, कानून का बिल्कुल उल्लंघन है। इसमें जो ऊपर केस बताया गया है, कानून का उल्लंघन हुआ है। एज यू रीड इन यूनिट 1, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर अग्रीड देयर शुड बी नो आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। अब आर्बिट्री एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, आर्बिट्री एक्सरसाइज का मतलब होता है कि अपनी मर्जी से, मीन्स अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं। तो ऐसा आप कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कर सकते हैं कि अपनी मर्जी से कुछ भी जो आपके मन में आ रहा है वो कर सकते हैं। इसलिए क्या किया गया है, जो मेंबर्स है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने क्या बनाए हैं, आपके कानून बनाए हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स बनाई हैं, क्या बनाए हैं, लॉज बनाए हैं। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या बनाए गए हैं, आपके लॉज बनाए गए हैं, ताकि कोई भी अपनी आर्बिट्री एक्सरसाइज, मतलब अपनी मर्जी से कुछ ना कर सके। देयर फोर इंस्टीट्यूटेड सेवरल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वॉज स्टैब्लिश द रूल। इसलिए प्रोविजन बनाए गए हैं इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, और ताकि सिर्फ कानून की ही चले, मीन्स सब कानून को फॉलो करें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज दैट ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो आपके लॉज बनाए गए हैं कि कानून के आगे सब क्या है, बराबर है, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन क्यों ना हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो। ठीक है, तो सबके लिए क्या है, कानून के सामने सब इक्वल है, कोई बड़ा नहीं है। अब यहाँ देखेंगे द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और जेंडर। ठीक है, जो लॉ होता है, कानून होता है, वो भेदभाव नहीं करता है कि पर्सन की कौन सी जाति का है, कौन सी कास्ट का है, क्या उसका जेंडर है। व्हाट द रूल ऑफ लॉ मीन्स इज दैट ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड नो वन कैन बी अबव द लॉ। ठीक है, तो जो कानून, तो कानून सब पे अप्लाई होगा, ठीक है, सब पे इक्वली अप्लाई होगा, और कोई भी लॉ से बड़ा नहीं है आपकी कंट्री में जहाँ पर लॉज बनाए गए हैं, जो कि आपकी डेमोक्रेटिक कंट्री है। जैसे कि नीदर अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, चाहे वो कितना पैसे वाला पर्सन हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो कंट्री का, वो भी लॉ से बड़ा नहीं हो सकता। एनी क्राइम और वायलेशन ऑफ लॉ हैज़ स्पेसिफिक पनिशमेंट एज वेल एज प्रोसेस थ्रू विच द गिल्ट ऑफ द पर्सन हैज़ टू बी स्टैब्लिश, बट वॉज इट ऑलवेज लाइक दिस। ठीक है, तो
अगर कोई भी किसी ने क्या किया है, गुनाह किया है, क्राइम किया गया है, तो उसके लिए क्या है, स्पेसिफिक पनिशमेंट है, एक स्पेसिफिक सज़ा है जो कि कानून में बताई गई है। ठीक है, जो भी उसने गुनाह किया है उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसकी पनिशमेंट भी है। पर क्या हमेशा ऐसे होता है? अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम आगे। इन एंशंट इंडिया देयर वर इन्यूमरेबल एंड ऑफ्टन ओवरलैपिंग लोकल लॉज। ठीक है, तो पुरानी इंडिया में क्या होता था, ऐसे बहुत सारे केसेस होते थे जहाँ पर जो कानून का है उल्लंघन किया जाता था। ओवरलैपिंग ऑफ लोकल लॉज, कानून का उल्लंघन किया जाता था। डिफरेंट कम्युनिटीज़ इंजॉय डिफरेंट डिग्रीज ऑफ ऑटोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेटिंग दीज लॉ। मीन्स जो अलग अलग लोग थे उनके लिए क्या थे, अलग अलग कानून बनाया होता था। ठीक है, जैसे कि अगर कोई बड़ी कास्ट का आदमी है, ठीक है, अगर कोई बड़ी कास्ट का आदमी है और उसने क्या कर दिया है कि जैसे मर्डर कर दिया है किसी का, तो उसको सज़ा नहीं मिलती थी। और अगर कोई छोटा भी आदमी है, छोटी कास्ट का आदमी है, और अगर उसने किसी के घर से पानी भी पी लिया तो उससे मीन्स कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती थी। इन सम केस पनिशमेंट द टू पर्सन रिसीव फॉर द सेम क्राइम वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर कास्ट बैकग्राउंड विद लोअर कास्ट। मीन्स कास्ट बैकग्राउंड, और जो लो कास्ट के लोग होते थे ना, उनको ज़्यादा पनिशमेंट दी जाती थी, बड़ी कास्ट के लोगों को छोड़ दिया जाता था। दिस स्लोली बिगेन टू चेंज एज द सिस्टम ऑफ लॉ बिगेन टू फर्दर। पर अब क्या हुआ, धीरे धीरे सिस्टम में चेंज आने लगा। जैसे कि जो ब्रिटिशर्स थे, जब ब्रिटिशर आने लगे तो हमारे लोगों को भी लगा कि हम आपस में लड़ रहे हैं, यह थोड़ा गलत है। ठीक है, तो पहले बहुत भेदभाव होता था, है ना। ये हम अभी, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका राउलेट एक्ट, ये जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग मैसेकर, है ना, ये भी हम पढ़ेंगे। ये पढ़ते हैं हम पहले। इट इज़ ऑफ्टन बिलीव दैट इट वाज द ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट हु इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। ठीक है, तो कई लोग क्या सोचते हैं कि जो ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, ठीक है, वो अपने साथ क्या लाए थे, उन्होंने ही लॉ बनाए थे कि इंडिया में, उन्होंने वो ही लॉ लाए थे अपने साथ इंडिया में। हिस्टोरियंस हैव डिस्प्यूटेड दिस क्लेम ऑन सेवरल बैकग्राउंड। पर जो हिस्टोरियंस है उन्होंने इस बात को नकारा है, मतलब उन्होंने ये क्लेम किया है कि ये गलत है, कि वो नहीं लाए थे। टू ऑफ विच इंक्लूड, ठीक है, इसमें से दो कौन सी चीज़ें हैं जो हिस्टोरियंस ने लिखी है कि ब्रिटिशर नहीं लाए थे। फर्स्ट दैट कॉलोनियल लॉ वॉज आर्बिट्रेरी। फर्स्ट क्या था, कॉलोनियल लॉ कैसा था, आर्बिट्रेरी था। मीन्स वो क्या करते थे, सिर्फ अपनी ही चलाते थे। मीन्स जो जो उनकी मर्जी थी होती थी, कभी भी कोई सा भी लॉ लागू कर देते थे। ठीक है, जो उनके फ़ायदे में हो, जिससे उनका फ़ायदा हो रहा है, वो लॉ सीधा उठाकर बना दिया करते थे वो लोग। तो फर्स्ट में क्या था, ब्रिटिशर्स क्या सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, ताकि उनकी चल सके, कॉलोनियल रूल उन्होंने आर्बिट्रेरी करा। ठीक है, तो आर्बिट्रेरी का मतलब आपको पता है, अपनी चलाने के लिए, तो सिर्फ उन्होंने अपनी चलाने के लिए बनाया था। और सेकंड है आपका दैट द नेशनलिस्ट प्ले अ प्रोमिनेंट रोल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ लीगल स्फीयर इन ब्रिटिश इंडिया। तो सेकंड क्या था, जो नेशनलिस्ट थे इंडिया के, मीन्स जो नेता थे, उन्होंने भी क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ताकि डेवलपमेंट हो सके लीगल स्फीयर। मीन्स उन्होंने ही क्या किया, गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स किया, उनके उनके ऊपर दबाव बनाया। तो जब उन्होंने, नेशनलिस्ट ने ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बनाया उनके ऊपर, तो तभी उन्होंने कुछ जो इंडिया के हक़ में, इंडियंस के हक़ में जो राइट होते हैं, तभी उन्होंने इंडिया के हक़ में कुछ राइट्स बनाए गए। तो सिर्फ ये नहीं है कि ब्रिटिश लाए थे इंडिया में कॉलोनियल रूल, वो तो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए लाए थे, इसलिए बनाया था लॉ ताकि उनका फ़ायदा हो सके। पर लॉ के ऊपर दबाव बनाकर जो इंडियन के हक़ में जो लॉज बनाए गए, वो नेशनलिस्ट के भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वन एग्जाम्पल ऑफ आर्बिट्रेरीनेस दैट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश लॉ इज़ द सेडक्शन एक्ट ऑफ 1870। तो मीन्स जो सिर्फ अपनी चलाने के लिए उन्होंने, मतलब क्या, जो अपनी चलाने के लिए उन्होंने लॉ बनाया था, उसमें से एक लॉ क्या आपका, जैसे कि सिडक्शन एक्ट 1870। इस एक्ट में क्या था, द आइडिया ऑफ सिडक्शन was very broadly understood within the act. Any person protesting or criticizing the British government could be arrested without due trial. तो इस एक्ट में क्या था, अगर कोई भी आदमी, ठीक है, कोई भी इंडियन प्रोटेस्ट करेगा, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, या फिर
उनके खिलाफ़ लड़ने की कोशिश करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, तो उनको क्या कर दिया जाएगा, अरेस्ट कर दिया जाएगा बिना किसी ट्रायल के। मीन्स उनके मतलब कोई केस वेस नहीं चलेगा, कोई केस नहीं लड़ सकते, वो सीधा उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। इंडियन नेशनलिस्ट बिगन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग दिस आर्बिट्री यूज़ ऑफ अथॉरिटी बाय ब्रिटिश। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो इंडियन नेशनलिस्ट थे वो क्या करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे। मीन्स उन्होंने उनके खिलाफ़ आंदोलन किया, उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाई और प्रोटेस्ट किया। उनके खिलाफ़ बोलने लग गए नेशनलिस्ट कि जो ये आर्बिट्री यूज़ है, अथॉरिटी है, मीन्स तुम जो अपनी चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये अब नहीं चलेगा। दे ऑल्सो बिगन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वालिटी, वांटेड टू चेंज द आइडिया। ठीक है, तो अब वो क्या, जो ग्रेटर इक्वालिटी मीन्स बराबरी का हक मिल सके, इसलिए वो क्या करने लगे, फाइट करने, उन्होंने लड़ाई करने की सोची, और वो क्या करना चाहते थे, चेंज लाना चाहते थे ऑफ, ये देखिए अब यहाँ पर पढ़ेंगे, ऑफ लॉ फ्रॉम अ सेट ऑफ रूल्स दैट दे वर फोर्स टू ओबे द लॉ इंक्लूडिंग द जस्टिस। ठीक है, मीन्स अब देखिए यहाँ पर क्या था, जो जो लॉज जो ब्रिटिश उनसे फॉलो करा रहे थे, मीन्स लोग कहने लग गए थे कि आप लोग ने जो कानून बना दिए हैं वो लोग हम फॉलो नहीं करेंगे, हम वो रूल फॉलो करेंगे जो सबके लिए बराबर है। ठीक है, फ्रॉम अ सेट ऑफ रूल दे वर फोर्स, जो उनको फोर्स किया जाता था, उन्होंने कहा हम वो नहीं करेंगे, हम वो लॉ फॉलो करेंगे जिसमें क्या हो, आइडिया ऑफ जस्टिस हो, इक्वालिटी हो। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी द इंडियन लीगल प्रोफेशन ऑल्सो बिगन इमर्जिंग एंड डिमांडेड रिस्पेक्ट इन कॉलोनियल कोर्ट्स। ठीक है, जो 19 सेंचुरी के एंड में क्या हुआ, जो इंडियन लीगल प्रोफेशन थे, मीन्स लोग किस में जाने लग गए, अब लॉ की फील्ड में जाने लगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लॉ पढ़ने लग गए, और वो क्या बनने लग गए, अब वकील बनने लग गए कोर्ट में। और क्या उन्होंने क्या डिमांड की, रिस्पेक्ट, ताकि उन्हें भी क्या मिले, इज्जत मिले कोर्ट में। और लोगों ने भी ये मांग की कि क्या होना चाहिए, हमारे भी जो कोर्ट में जजेस आने चाहिए, इंडिया के जजेस आने चाहिए। दे बिगन टू यूज़ लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ इंडियन। ठीक है, तो अब जो वकील बने थे वो क्या करने लग गए, इंडिया के हक के लिए लड़ने लग गए। ठीक है, तो इंडिया का कानून करके वो क्या, इंडियन के लिए राइट्स उन्होंने मांग की, राइट्स बनाने की। ऑल्सो बिगन टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन मेकिंग डिसीजन। अब इंडियन जज आने लग गए, तो उनका भी इम्पोर्टेंट रोल हो गया था डिसीजंस में। देयर फोर देयर वर सेवरल वेज इन विच इंडियन प्लेड अ मेजर रोल इन द सिविलाइजेशन एवोल्यूशन ऑफ रूल लॉ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, तो ऐसे ही और बहुत सारे वेज है जिसमें कि इंडियंस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिससे कि रूल्स बने हैं कॉलोनियल पीरियड में भी। मीन जब ब्रिटिश राज कर रहे थे उस पीरियड में भी लॉ बनाए गए इंडिया के लिए। With the adoption of constitution, this document serve as the foundation on which our representative become making laws for the country. तो अब क्या हुआ था, अडॉप्टेशन ऑफ, तो जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया, तो इस डॉक्यूमेंट में क्या था, एज द फाउंडेशन ऑन विच आवर रिप्रेजेंटेटिव बिगन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। तो जब संविधान को लाया गया, तो जो हमने अपना लीडर चुना था उन्होंने लॉज बनाना शुरू किया। ठीक है, तो आवर रिप्रेजेंटेटिव जो था हमारा, तो उसने लॉ बनाने शुरू किए। एवरी ईयर आवर रिप्रेजेंटेटिव पास सेवरल न्यू लॉज एज वेल एज अमेंड एग्जिस्टिंग वंस। ठीक है, तो हर साल क्या होता था, जो हमने लीडर चुना है वो कुछ नए लॉज लाता था, और जो लॉज है उनमें अमेंड मीन्स चेंजेस करता था। चूँकि क्या होता है कि जैसे कि अब जैसे पहले क्या था, 1947 में देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो जब इंटरनेट के बारे में कोई नहीं जानता था। ठीक है, तो जब इंटरनेट के बारे में कोई लॉज नहीं बनाए थे। अब क्या हो गया है, जैसे जैसे समय के साथ क्या करने पड़ते हैं, हमें चेंजेस भी करने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि समय को देखते हुए हमें चेंजेस लाने की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, यू रीड अबाउट द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। ठीक है, तो क्लास 6 की बुक में आपने ये हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा था 2005। तो इस अकॉर्डिंग के, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, लॉ न्यू लॉज सन डॉटर एंड देयर मदर्स कैन गेट इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। कि जो बेटा है, बेटी है, या फिर माँ है फैमिली में, तो उनको क्या मिलेगा, इक्वल अधिकार मिलेगा फैमिली की प्रॉपर्टी में। सिमिलरली न्यू लॉज हैव बीन इनेक्टेड टू कंट्रोल पॉल्यूशन एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ऐसे ही एक नया लॉ बना था जिसमें क्या हुआ था, पॉल्यूशन को कंट्रोल
करने के लिए वो बनाया गया था और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो सके। मीन्स लोगों को क्या मिल सके, नौकरी मिल सके, बेरोजगार हट सके। ये अमेंडमेंट बनाया था ये 2005 में। हाउ डू पीपल कम टू थिंक एंड पर्पस दैट अ न्यू लॉ इज़ नेसेसरी। ठीक है, तो हाउ डू पीपल कम टू थिंक, पीपल को, लोगों को कैसे पता चला कि लॉ बनाना नेसेसरी है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। अब देखिए, हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट। इससे पहले हम पढ़ेंगे, हमारा रह गया था ये जलियांवाला बाग। तो अब हम पढ़ेंगे राउलेट एक्ट, ये रह गया था हमारा। तो ये अनदर एग्जांपल है ब्रिटिश आर्बिट्रेजनेस का, मींस जो वो अपनी चलाते थे, चालाकी करते थे। क्या था, राउलेट एक्ट। राउलेट एक्ट, ठीक है, इसमें क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करते थे, लोगों को बिना किसी कारण के लोगों को क्या कर देते, जेल में डाल दिया करते थे, और ना ही वो कोई केस लड़ सकते थे। और इसकी राउलेट एक्ट की जो महात्मा गांधी जी है, उन्होंने भी इसके बारे में काफ़ी निंदा की है, इस एक्ट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इम्पोर्टेंट रोल होता है पार्लियामेंट का कि सभी की परेशानी देखे और लॉ पास कर सकें। अब यहीं पर देखिए, जैसे कि क्या है, जेंडर इक्वालिटी। तो जेंडर इक्वालिटी मीन्स सभी, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, सभी को क्या हो, बराबरी का हक हो सोसाइटी में, किसी भेदभाव ना हो। तो ये क्या आपका जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, तो ऐसे ही क्या आपका जो डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, तो यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में पढ़ेंगे हम, और आगे आपकी स्टोरी भी है, वो भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस समझेंगे क्या होता है, कि डोमेस्टिक वायलेंस ये एक्ट कब लागू किया गया था, ये 2005 में। इसका मतलब क्या होता है डोमेस्टिक वायलेंस का, रेफर्स टू द इंजरी और हार्म और थ्रेट ऑफ इंजरी हार्म कॉज बाय अडल्ट मेल यूजुअली हस्बैंड। ठीक है, अगर कोई भी मेल, ठीक है, अगर कोई भी आदमी किसी भी वुमेन के ऊपर क्या कर रहा है, अगर मार पिटाई कर रहा है, ठीक है, उसको गाली गलौज दे रहा है, मीन्स ना ही वो मुंह से और ना ही फिजिकली उसको हार्म कर सकता है। मीन्स अगर कोई भी महिला, बेटी, माँ, बहू, वाइफ की अगर कोई पिटाई की जा रही है या फिर वर्बली उसे कुछ मुंह से बोला जा रहा है, ठीक है, तो ये इस अगेंस्ट के लॉ के अगेंस्ट था। जनरली ये लॉ किस लिए बनाया गया था, हस्बैंड अगेंस्ट हिज वाइफ। ठीक है, हस्बैंड को लिए बनाया गया था, जो अपनी वाइफ को क्या करता था, और जब ऐसा ज़्यादा होने लगा तो ये लॉ बनाए गए। ठीक है, हस्बैंड मारने पीटने लग गया, गाली गलौज करने लग गया। इंजरी में भी कॉज्ड, ठीक है, अगर उसको कोई भी इंजरी हो रही है फिजिकली, अगर उसको मारा जा रहा है, इमोशनली उसको कुछ कहा जा रहा है। अब्यूज़ वुमेन कैन ऑल्सो भी इंक्लूड वर्बल, मुंह से कुछ बोला जा रहा है, सेक्सुअल या इकोनॉमिक अब्यूज़, या कुछ पैसों के लिए बोला जा रहा है, तो ये सब इस लॉ के खिलाफ है। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, ठीक है, तो 205 में लाया गया था, इंक्लूड ऑल वुमेन लिव्ड। ठीक है, तो अगर वो घर में रह रही है कोई भी वुमेन और उसके खिलाफ क्या हो रहा है, मेल मेंबर कोई भी अत्याचार कर रहा है, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस में आता है सब कुछ। ओके स्टूडेंट्स, ये पढ़ेंगे हम, स्टोरी बताई गई है जिससे कि डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में हमें बताया गया है। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में स्टोरी में समझेंगे हम, ये समझेंगे हम पार्ट 2 में। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 2 पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।